जय हिंद प्यारे बच्चों। जय हिंद। आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद खास और रंगारंग कार्यक्रम मुकुल, यानी वो नन्ही नन्ही कलियां जिनमें छिपा है भविष्य का सूरज और कल की रोशनी। ये वही प्यारे बच्चे हैं जो अपनी मुस्कान से दिलों को छू लेते हैं और अपनी मधुर आवाज से वातावरण को सुरों और भावनाओं से भर देते हैं। आज हमारे बीच संवित शिक्षण संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चे अपनी प्रस्तुति लेकर आए हैं। जरा कल्पना कीजिएगा बच्चों, कभी कोई नन्ही आवाज कविता सुनाएगी और आपके मन को गुदगुदा जाएगी, तो कभी कोई बच्चा गीत गाएगा और उसकी मासूम धुन आपके कानों में देर तक गूंजती रहेगी। कभी किसी की कहानी आपको सोचने में मजबूर करेगी, तो कभी किसी का जोश आपको तालियां बजाने को कहेगा। और इस सुनहरी यात्रा की सारथी है आपकी अपनी दीदी नेहा गोस्वामी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारे प्यारे बच्चे एक एक करके मुकुल कार्यक्रम के माध्यम से अपनी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। और यकीन मानिएगा बच्चों, हर प्रस्तुति सुनने के बाद आपके होठों पर बस यही शब्द आएंगे कि वाह क्या बात है। तो चलिए इस सुरीली और मधुर यात्रा की शुरुआत करते हैं और बुलवाते हैं हमारे मंच में एक प्यारी सी बच्ची को। सुप्रभात, मैं आरती चौधरी कक्षा 12 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक प्रेरणादायक प्रसंग प्रस्तुत करना चाहती हूँ। प्रसंग का शीर्षक है दृढ़ इच्छा शक्ति से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल, सपनों को सच करने के लिए सबसे जरूरी है मजबूत इच्छा शक्ति, क्योंकि दृढ़ निश्चय से कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। इसी प्रेरणा से जुड़ी प्रस्तुति लेकर आ रही है आरती चौधरी। यह एक पोलियोग्रस्त बालिका की कहानी है। 4 साल की उम्र में निमोनिया और काला ज्वर की शिकार हो गई। फलतः पैरों में लकवा मार गया। डॉक्टरों ने कहा विल्मा रुडोल्फ अब कभी चल न सकेगी। विल्मा का जन्म टेनेसी के एक दरिद्र परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी माँ विचारों की धनी थी। उसने ढाढ़स बंधाया, नहीं विल्मा, तुम भी चल सकती हो यदि चाहो तो। विल्मा की इच्छा शक्ति जागृत हुई। उसने डॉक्टरों को चुनौती दी, क्योंकि माँ ने कहा था यदि आदमी को ईश्वर में दृढ़ विश्वास और मेहनत और लगन हो, वह दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। अपने शुरुआती जीवन के अधिकांश समय में शारीरिक रूप से अक्षम रुडोल्फ ने 12 साल की उम्र तक एक लेग ब्रेस पहना। रुडोल्फ के माता पिता ने क्लास्कर्स विलेज से लगभग दूर नैशविले, टेनेसी में मैरी मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज करवाया। 2 साल तक इलाज के लिए नैशविले की साप्ताहिक बस यात्राएं की। रुडोल्फ ने अपने परिवार के सदस्यों से भी दिन में 4 बार घर पर ही मालिश उपचार भी प्राप्त किया और अगले 2 साल तक अपने पैर के सहारे के लिए ऑर्थोपेडिक जूता पहना। रुडोल्फ पोलियो के दुर्बल करने वाले प्रभावों पर काबू पाने में सक्षम रही और 12 साल की उम्र के बाद बिना किसी पैरों के ब्रेस या ऑर्थोपेडिक जूते के सहारे चलना सीख लिया। 13 साल की उम्र में वह पहली बार एक दौड़ प्रतियोगिता में शामिल हुई, लेकिन हार गई। फिर लगातार 3 प्रतियोगिताओं में हारी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। 15 साल की उम्र में वह टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में गई और वहां एड टेम्पल नामक कोच से मिलकर कहा, आप मेरी क्या मदद करेंगे? मैं इस दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। कोच टेम्पल ने कहा, तुम्हारी इस इच्छा शक्ति के आगे कोई बाधा टिक नहीं सकती। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। 1960 के रोम ओलंपिक्स में वह भाग लेने आई। उनका मुकाबला विश्व की सबसे तेज धाविका जुत्ता हैन से हुआ। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी अपंग रही एक बालिका वायु वेग से दौड़ सकती है। वह दौड़ी और 1, 2, 3 प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान हासिल कर 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। उसने प्रमाणित कर दिया कि एक अपंग व्यक्ति भी दृढ़ इच्छा शक्ति से सब कुछ हासिल कर सकता है। हर सफलता की राह कठिनाइयों के बीच से गुजरती है। धन्यवाद। वाह, सचमुच इच्छा शक्ति इंसान को हर असंभव कार्य भी संभव करने की ताकत देती है, इसलिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मैं दीपांशी कक्षा 12 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने स्वाभिमानी पथ प्रदर्शक लाल बहादुर शास्त्री जी की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसे बच्चों इच्छा शक्ति हमें आगे बढ़ना सिखाती है ना, वैसे ही स्वाभिमान हमें अपनी पहचान देता है। और स्वाभिमान की जीती जागती मिसाल थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। अब दीपांशी हमें बताएंगी उनके प्रेरणादायी जीवन के बारे में। नाव गंगा के इस पार खड़ी है, यात्रियों से लगभग भर चुकी है।
रामनगर के लिए खुलने ही वाली है, बस 1-2 सवारी चाहिए। उसी के बगल में एक नवयुवक खड़ा है। नाविक उसे पहचानता है, बोलता है, आ जाओ, खड़े क्यों हो, क्या रामनगर नहीं जाना है? नवयुवक ने कहा, जाना है, लेकिन आज तुम्हारी नाव में नहीं जा सकता। नाविक ने पूछा, क्यों भैया, रोज तो इसी नाव से आते जाते हो, आज क्या बात हो गई? नवयुवक ने कहा, आज मेरे पास उतराई देने के लिए पैसे नहीं हैं, तुम जाओ। नाविक ने कहा, अरे ये भी कोई बात हुई, आज नहीं तो कल दे देना। नवयुवक ने सोचा, बड़ी मुश्किल से तो माँ मेरी पढ़ाई का खर्च जुटाती है, कल भी अगर पैसों का प्रबंध नहीं हुआ तो कहाँ से दूंगा। नाविक से कहा, तुम ले जाओ नौका, मैं नहीं जाने वाला। ऐसा कहकर वह अपना बस्ता एक हाथ में ऊपर उठा लेता है और छपाक से नदी में कूद जाता है। नाविक देखता ही रह गया। उसके मुख से निकला, अजीब मनमौजी लड़का है। छप छप करते वह नवयुवक गंगा नदी को पार कर जाता है। रामनगर के तट पर अपना बस्ता रखकर कपड़े निचोड़ता है। भीगे हुए कपड़े पहनकर वह घर पहुंचता है। माँ राम दुलारी इस हालत में अपने बेटे को देखकर चिंतित हो उठी। बोली, अरे बेटा, ये क्या हाल बना लिया, कांप रहे हो, जाओ पहले अपने कपड़े बदल कर आओ, फिर बताओ ये सब कैसे हुआ। नवयुवक ने सारी बात बतलाते हुए कहा, तुम ही बोलो माँ, अपनी मजबूरी मल्लाह को क्यों बतलाता, फिर वह खुद भी तो गरीब आदमी है, उसकी नाव पर बिना उतराई दिए बैठना कहाँ तक उचित था। यही सोचकर मैं उसकी नाव पर नहीं चढ़ा, गंगा नदी पार करके आया हूँ। यह सुनकर माँ राम दुलारी अपने पुत्र को सीने से लगाते हुए बोली, बेटा तू जरूर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। और क्या आप जानते हैं, वह नवयुवक अन्य कोई नहीं बल्कि पथ प्रदर्शक, लोकप्रिय, स्वाभिमानी लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जो देश के प्रधानमंत्री बने। श्रोताओं, लाल बहादुर शास्त्री जी की यह घटना हमें यह बताती है कि सच्चा और स्वाभिमानी व्यक्ति किसी का मोहताज नहीं होता। जब इंसान अपने हर छोटे कर्म में ईमानदारी और आदर्शों को चुनता है तो यही आदर्श उसकी पहचान बन जाते हैं और यही आदर्श आगे चलकर उसे न केवल महान बनाते हैं बल्कि पथ प्रदर्शक और प्रेरक भी बनाते हैं। धन्यवाद। वाह, कितनी सुंदर और प्रेरक बातें हमने जानी है ना बच्चों? जी दीदी। सचमुच शास्त्री जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेता वही होता है जो देश हित को अपने स्वार्थ से ऊपर रखे। अच्छा, उनका नारा पता है क्या बच्चों? जी दीदी, जय जवान जय किसान। बहुत बढ़िया, इसी बात पे तालियां हो जाएं बच्चों। अब कौन बच्चा अपनी प्रस्तुति लेके आएगा? मैं हर्षिता आज आप सबके सामने एक बहुत ही रोचक किस्सा प्रस्तुत करना चाहूंगी जो कि आपको बताएगा कि आप खास हैं। वाह, अब हमारे बीच आ रही है प्यारी सी बच्ची हर्षिता, जो हमें याद दिलाएगी कि हर बच्चा, हर इंसान अपने आप में खास होता है। चलिए बच्चों, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करते हैं हर्षिता का। एक जाने माने वक्ता अपने हाथों में 500 रुपए का नोट लेकर एक सेमिनार हॉल में प्रवेश करते हैं। उस सेमिनार हॉल में लगभग 200 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने 500 रुपए का नोट सबको दिखाते हुए पूछा, कौन कौन इस 500 रुपए के नोट को लेने की इच्छा रखता है। हॉल में मौजूद लोगों के हाथ धीरे धीरे उठने लगे। उन्होंने कहा, मैं आप में से ही किसी एक को ये 500 रुपए का नोट देने वाला हूँ, लेकिन पहले आप मुझे ये कर लेने दीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने उस 500 रुपए के नोट को तोड़ मरोड़ दिया। उन्होंने उसके बाद सबसे पूछा, क्या इसे अब भी कोई लेने की इच्छा रखता है। अभी भी लगभग सारे हाथ खड़े थे। ठीक है, उन्होंने कहा, क्या होगा अगर मैं ये करूं? ऐसा कहकर उन्होंने उस 500 रुपए के नोट को फर्श पर गिरा दिया और रगड़ भी दिया। अब उन्होंने उस 500 रुपए के नोट को दोबारा हाथ में लिया, लेकिन अब वह नोट बुरी तरह से तुड़ मुड़ गया था और गंदा भी हो गया था। फिर उन्होंने लोगों से पूछा, क्या आप सब इसे अभी भी लेना चाहते हैं? इस बार भी लगभग सभी हाथ खड़े थे। मेरे दोस्तों, आज आप सबने एक बहुत ही बहुमूल्य चीज सीखी। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने इस नोट के साथ क्या किया। आप सब लोग इसे अभी भी लेना चाहते हैं क्योंकि इसका मूल्य घटा नहीं है। ये अब भी 500 रुपए ही है। यही चीज हम सबके साथ हमारे जीवन में होती है। हम अपने जीवन में कई बार गिरते हैं, कठिनाइयों से लड़ते लड़ते थक जाते हैं। अपने गलत निर्णयों के कारण हमें अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों से जूझकर हम अपने आप को मूल्यहीन और बेकार समझने लगते हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है कि हमारे जीवन में क्या हो चुका है और भविष्य में क्या होगा। आप अपना महत्व कभी नहीं खोते हैं। आप हर समय हर स्थिति में महत्वपूर्ण रहते हैं। आप खास हैं, इसे आप कभी न भूलें। धन्यवाद।
सच में बच्चों, ईश्वर ने हर किसी को खास बनाया है और हर इंसान में कोई ना कोई अनोखी चमक होती ही है। तो बच्चों, आप सबको भी लगता है ना कि आप सब भी खास हो? अच्छा, कौन कौन मुझे बताएगा कि उसकी सबसे खास आदत या खास गुण क्या है? दीदी, मुझे सिंगिंग करना पसंद है। अरे वाह! दीदी, मुझे डांस बहुत अच्छा आता है। अरे वाह! और रीडिंग कौन अच्छी कर लेता है? दीदी, मैं बहुत अच्छी रीडिंग कर लेती हूँ। अब इसी बात में सब बच्चे तालियां बजाएं। अच्छा, अगर आप सब खास हैं तो हमें क्या करना चाहिए? खुद पर विश्वास करना चाहिए या दूसरों की नकल करनी चाहिए? बहुत बढ़िया। तो अब इतने प्यारे और खास बच्चों में से कौन सा खास बच्चा अपनी प्रस्तुति देने के लिए आएगा? मैं यामिनी वर्मा कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को स्वामी विवेकानंद जी के पुस्तक प्रेम और उनकी ज्ञान की यात्रा व उनकी अद्वितीय याददाश्त के रहस्य के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। स्वामी विवेकानंद ने बच्चों सदा कहा है कि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है, और इनका नाम सुनते ही बच्चों हमारे मन में साहस, आत्मविश्वास और ज्ञान का दीपक जल उठता है ना बच्चों? तो यामिनी इस दीपक को और प्रज्वलित करेंगी अपने विचारों के माध्यम से। जहाँ कहीं अच्छे ग्रंथ मिलते वे उनको पढ़ना नहीं भूलते थे। किसी नई जगह जाने पर उनकी सबसे पहले तलाश किसी अच्छे पुस्तकालय की रही। एक जगह एक पुस्तकालय ने उन्हें बहुत आकर्षित किया। उन्होंने सोचा क्यों न यहाँ थोड़े दिनों तक डेरा जमाया जाए। उनके गुरु भाई उन्हें पुस्तकालय से संस्कृत और अंग्रेजी की नई नई किताबें लाकर देते थे। स्वामी जी उन्हें पढ़कर अगले दिन वापस कर देते। रोज नई किताबें, वह भी पर्याप्त पृष्ठों वाली, इस तरह से देते और उन्हें वापस लेते हुए उस पुस्तकालय का अधीक्षक हर बार बड़ा हैरान रह जाता। एक दिन उसने स्वामी जी के गुरु भाई से कहा, क्या आप इतनी सारी नई नई किताबें केवल देखने के लिए ले जाते हैं? यदि इन्हें देखना ही है तो मैं यूं ही यहाँ पर दिखा देता हूँ। रोज इतना वजन उठाने की क्या जरूरत है? लाइब्रेरियन की इस बात पर स्वामी जी के गुरु भाई ने गंभीरता पूर्वक कहा, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे गुरु भाई इन सभी किताबों को पूरी गंभीरता से पढ़ते हैं, फिर वापस करते हैं। इस उत्तर से आश्चर्यचकित होते हुए लाइब्रेरियन ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं उनसे जरूर मिलना चाहूँगा। अगले दिन स्वामी जी उससे मिले और कहा, महाशय आप हैरान न हो, मैंने न केवल इन किताबों को पढ़ा है बल्कि इन्हें याद भी कर लिया है। इतना कहते हुए उन्होंने वापस की गई कुछ किताबें उन्हें थमाई और उनके कई महत्वपूर्ण अंशों को शब्दशः सुना दिया। लाइब्रेरियन चकित रह गया। उसने उनकी याददाश्त का रहस्य पूछा। स्वामी जी बोले, अगर पूरी तरह एकाग्र होकर पढ़ा जाए तो चीजें दिमाग में अंकित हो जाती हैं, पर इसके लिए आवश्यक है कि मन की धारण शक्ति अधिक से अधिक हो और वह शक्ति अभ्यास से आती है। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम पूरी एकाग्रता से व ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो हमारी धारण शक्ति बढ़ जाती है। धन्यवाद। वाह, कितनी सुंदर और प्रेरणादायक प्रस्तुति थी इस बच्चे की। सचमुच स्वामी विवेकानंद के विचार हमें यही सिखाते हैं कि प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं और ज्ञान से ऊंचा कोई साधन नहीं। और हमें गर्व है कि ऐसे विचार हमें इस प्यारी बच्ची के मुख से सुनने को मिले। इस प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां। अब ऐसा लग रहा है कि इतनी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियों के बाद हमारे बच्चे और ज्यादा जोश में आ गए हैं और सोच रहे हैं कि क्यों ना बच्चों आपके दिमाग की कसरत कराई जाए। और इस दिमाग की कसरत कराने के लिए कौन चमकता सितारा आगे आएगा? दीदी, मैं आऊंगी। अपना नाम बताओ। मेरा नाम निकिता है और मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं आपसे कुछ रोचक पहेलियाँ पूछने जा रही हूँ। क्या आप सभी तैयार हैं? जी हाँ। क्या चीज है वो जो इतनी नाजुक है उसका नाम लेने से ही वह टूट जाती है? क्या मैं जवाब दूं? हाँ अंशु, बताइए। कांच की ग्लास। गलत जवाब। क्या मैं जवाब दूं? हाँ हर्षिता, बताइए। मौन। एकदम सही जवाब। अब मैं आपसे एक और पहेली पूछना चाहूंगी। एक लड़की के उतने ही भाई हैं जितनी बहनों के, परंतु भाइयों की संख्या बहनों की तुलना में आधी ही है। परिवार में कितने भाई बहन हैं? क्या मैं जवाब दूं? हाँ दिव्यांशी, बताइए। 6 भाई और 6 बहनें। गलत जवाब। शायद मुझे पता है। हाँ दीपांशी। 4 बहनें और 3 भाई। बिल्कुल सही जवाब।
अब मैं आपसे एक और पहेली पूछना चाहूंगी। वह क्या है जो दौड़ सकती है लेकिन कभी चलती नहीं, उसका मुंह होता है लेकिन कभी बोलती नहीं, उसका सिर होता है लेकिन कभी रोती नहीं, वह उसका स्वयं बिस्तर होता है लेकिन कभी सोती नहीं। क्या मैं जवाब दूं? हाँ राघव बताइए। एक सड़क। गलत जवाब। क्या मैं जवाब दूं? हाँ आरती बताइए। एक नदी। बिल्कुल सही जवाब। यह तो थोड़ी कठिन हो गई थी। अब मैं आपसे एक आसान पहेली पूछने जा रही हूँ। मेरे पास बिना पानी वाली झीलें हैं, बिना पत्थर वाले पहाड़ व बिना इमारतों वाला शहर, मैं क्या हूँ? क्या मैं जवाब दूं? हाँ राघव बताइए। एक नक्शा। बिल्कुल सही। धन्यवाद। अरे वाह, दिमाग की घंटी तो सच में बजा दी इन पहेलियों ने। आप सबने बड़े मजे लिए हैं ना बच्चों? जी। तो चलो एक बार पुनः तालियों से धन्यवाद करते हैं हमारी नन्ही पहेली मास्टर का। अच्छा, मुझे बड़ी देर से उत्सुकता हो रही है कि ये प्यारे जो 4 बच्चे कोने में बैठे हैं ना, बड़ी दबी दबी सी हंसी हंस रहे हैं। क्या बात है? दीदी, दिव्यांशु मुझे चुटकुले सुना के हंसा रही थी। अरे वाह, चुटकुले, ये तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो हमको भी सुनाओ चुटकुले, हम सब मिलकर हंसेंगे। मेरा नाम दिव्यांशी है। मैं आज आपको चुटकुले सुनाने आई हूँ। शिक्षक ने पूछा, बताओ सबसे ज्यादा शांति किसके घर में होती है? गप्पू झटक से बोला, सर, जिसके घर में माता और पिता दोनों मोबाइल चलाते हैं उस घर में सबसे ज्यादा शांति होती है। अब मैं दूसरा चुटकुला सुनाना चाहूंगी। शिक्षक ने पूछा, बताओ सीनियर और जूनियर में क्या अंतर है? गप्पू ने हाथ खड़ा किया। शिक्षक ने कहा, शाबाश बेटा, बताओ। गप्पू ने कहा, सर, यह तो बहुत आसान है, उत्तर तो शब्दों में ही है सर। जो समुद्र के पास रहे वो सीनियर और जो चिड़ियाघर के पास रहे वो जूनियर। धन्यवाद। वाह, आपके चुटकुले सुनकर तो सबके चेहरों में मुस्कान खिल गई। बड़े मजेदार थे चुटकुले आपके। सच में हंसी सबसे बड़ी दवा है बच्चों, और आपने ये दवा हमें दी, इसके लिए आपका शुक्रिया और जोरदार तालियां। अब इतनी हंसी ठहाकों के बाद बढ़ते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति पर। हाँ बेटा, अपना नाम बताओ, क्या प्रस्तुत करोगी? मैं अंशु, कक्षा 5वीं से। मैं राघव, कक्षा 7वीं से। हम सतत विकास पर संवाद प्रस्तुत करने वाले हैं। सतत विकास यानी ऐसा विकास जिसमें हर वर्तमान की जरूरतें पूरी करे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित रहे। इसी विषय पर आइए जानते हैं इन 2 प्यारे प्यारे बच्चों के माध्यम से। हाय राघव। हेलो अंशु। तुम्हें याद है कल टीचर ने होमवर्क दिया था कि सतत विकास पर एक छोटा भाषण तैयार करो, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ठीक से समझ ही नहीं आया कि होता क्या है। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। सतत विकास का मतलब है ऐसा विकास जो हमारी जरूरतें तो पूरी करे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को नुकसान ना पहुँचाए। मतलब ये कि हम पानी, जंगल, हवा, मिट्टी जैसी चीजों का सही उपयोग करें, ज्यादा बर्बादी ना करें, ताकि भविष्य में भी लोग इसका उपयोग कर सके। तो अगर हम प्लास्टिक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या बिजली पानी बर्बाद करते हैं तो वो असतत होता है। बिल्कुल, और यही वजह है कि आज दुनिया में इतनी सारी समस्याएं हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, सूखा और कई जानवरों का विलुप्त हो जाना। क्या सरकार इस पर कुछ कर रही है? हाँ, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान, जल शक्ति अभियान और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने जैसी योजनाएं शुरू की है, और संयुक्त राष्ट्र ने भी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तय किए हैं, और पूरा विश्व इस कार्य में जुटा हुआ है। वह तो अच्छा है, लेकिन हम बच्चे क्या कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे पानी और बिजली की बचत करना, पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, पुरानी चीजों को फिर से उपयोग में लाना और दूसरों को भी जागरूक करना। हाल ही में अपने देश में रहने वाली चेन्नई की 11 साल की थारगाई आराधना ने 40 बच्चों की टीम बनाकर समुद्र से 6000 किलो प्लास्टिक बाहर निकालकर अद्भुत कार्य किया है। अरे वाह, फिर तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे अपने स्कूल, क्लास, घर और आसपास के वातावरण को साफ रखना। बिल्कुल, महात्मा गांधी ने कहा था कि जो बदलाव तुम दुनिया में देखना चाहते हो, पहले वो खुद बनो। अब तो मैं भी सोच रही हूँ कि अपने प्रोजेक्ट में सिर्फ भाषण नहीं, एक पोस्टर भी बनाऊं। शुक्रिया राघव। कोई बात नहीं अंशु, चलो मिलकर इस बार कुछ खास करें अपनी धरती के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। वाह,
सचमुच बच्चों, सतत विकास ही वह रास्ता है जिससे हम धरती का संतुलन बनाए रख सकते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रण लें बच्चों कि हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से धरती को हरा भरा बनाएंगे, है ना बच्चों? बनाएंगे ना? अब हमारे बीच एक और प्यारी सी बच्ची आएगी अपनी प्रस्तुति के लिए। तो बेटा पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम निकिता है और मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। क्या सुनाने वाली हो? आज मैं आप सभी के समक्ष एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मौसेरा भाई। राजा के दरबार में एक वृद्ध पहुँचा और बोला, भगवान, मैं आपका मौसेरा भाई हूँ। कभी आपकी तरह मैं भी था। 32 नौकर थे, एक एक करके चले गए। 2 मित्र थे, वे भी साथ चलने से कतराने लगे। 2 भाई हैं, सो बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत काम करते हैं। पत्नी भी उल्टे सीधे जवाब देती है। मेरी मुसीबत देखकर यदि आप कोई सहायता कर सकें तो कर दे। राजा ने उसका आदर किया व रुपयों की एक थैली थमा दी। सभासदों ने आश्चर्य से कहा, यह दरिद्री आपका मौसेरा भाई कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, इसने मुझे मेरे कर्तव्यों का ज्ञान कराया है। इसके मुंह में भी मेरी तरह 32 दांत थे, सो उखड़ गए। 2 पैर मित्र थे, सो डगमगा गए। 2 भाई हाथ हैं, जो अशक्त होने के कारण थोड़ा बहुत ही काम करते हैं। बुद्धि इसकी पत्नी थी, सो वह भी सठिया गई है। कुछ का कुछ जवाब देती है। मेरी माँ अमीरी है और इसकी गरीबी है। वह दोनों बहनें हैं, इस कारण हम दोनों मौसेरे भाई हैं। वृद्ध का कहना गलत नहीं है। इन संकेतों में राजा ने स्वयं के लिए संदेश पाया और अपना शेष समय सत्कार्यों में प्रजाजनों हेतु कल्याण के योजित करने का संकल्प लिया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया कहानी बच्चों, आपको मजा आया ना? जी। अब इतनी प्यारी प्यारी प्रस्तुतियों के बाद एक और नन्ही बच्ची उत्साहित है अपनी प्रस्तुति के लिए। तो नाम बताओ और क्या प्रस्तुत करोगी ये भी बताओ। मेरा नाम रिया है, मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है नया भारत। अरे वाह! पता है बच्चों, किसी भी कविता का असली सौंदर्य उसकी भावनाओं और उसके प्रस्तुतिकरण में होता है। तो आइए तालियों से स्वागत करें इस नन्ही बच्ची रिया का और इसकी कविता के माध्यम से जाने नए भारत को। हम अपने देश को एक बहुत ही अनोखे रूप में देखना चाहते हैं। मैं प्रस्तुत कविता में ये ही भाव व्यक्त करने जा रही हूँ। मेरी कविता का नाम नया भारत है। आओ रचे नया भारत, जिसकी शान निराली हो, जिसके गांव खली खलियानों में फैली खुशहाली हो। स्वच्छ रहे सड़कें, साफ मकान हो गलियारे, चाहे दुकान, भ्रमण करे यहाँ कोई भी, आए चेहरे पर मुस्कान। भारी वैभव से बढ़कर प्रेम स्नेह अपनापन हो, वाणी शिष्टाचार युक्त सभ्यता पूर्ण का सपना हो। बोलो तो सब रस घोलो, क्रोध द्वेष ना रहे शेष, आदर्श आचरण हो सबका, भारत तब कहलाए विशेष। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। वाह! सचमुच बच्ची की वाणी से निकले ये शब्द हम सबके दिल को छू गए। कविता छोटी हो या बड़ी बच्चों, इसमें छिपी भावना ही उसकी असली पहचान होती है। सच में नया भारत तभी बनेगा जब हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। अब इस उत्साहपूर्ण कविता के बाद अगली प्रस्तुति और भी जोश से भरी होने वाली है बच्चों। तो जानना चाहेंगे कि वो प्रस्तुति क्या होगी? जी दीदी। सुप्रभात, मेरा नाम दक्षराज है। सुप्रभात, मेरा नाम प्रियांशु है। सुप्रभात, मेरा नाम अविक है। हम कक्षा 4 के छात्र हैं। आज हम आपके समक्ष एक देश भक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ओ देश में तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की, जहाँ वो सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश में तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा,
मैं तेरा परिंदा, है अर्जी दीवाने की, जहाँ वो सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने, रेशम का हो दुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जय हिंद। धन्यवाद। वाह बच्चों, बहुत सुंदर प्रस्तुति आप सबकी। किसी भी देशभक्ति गीत का आनंद तो तभी पूरा होता है जब वो भावनाओं से गाया जाए, और अभी हमने वही अनुभव किया ना बच्चों? जी। सचमुच इस देशभक्ति गीत ने हमारे मन को गर्व और देश प्रेम से भर दिया। ऐसे गीत हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि हमारा देश हमारी सबसे बड़ी पहचान है। इसी बात पर जोरदार तालियां। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब समय आ गया है इस मनमोहक मुकुल कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। ये नन्हे मुन्ने इस छोटी सी उम्र में अपने हौसलों को अपनी आवाज और अपनी प्रस्तुतियों में पिरो कर लाए। कभी कविता बनकर उन्होंने आपके मन को छुआ, तो कभी गीत बनकर आपके कानों में मिठास घोली। मुकुल यानी फूलों की कलियां। आज आपने महसूस किया होगा कि ये नन्ही कलियां कितनी मासूम, कितनी प्रतिभाशाली और कितनी उज्जवल भविष्य की वाहक हैं। ये वही बच्चे हैं जो कल को हमारी बगिया के फूल बनकर देश और समाज को अपनी खुशबू से महकाएंगे। आपकी अपनी नेहा दीदी को भी तो इस कार्यक्रम का सारथी बनने और आपके कानों तक प्यारी आवाजों को पहुंचाने का सौभाग्य मिला। प्रिय बच्चों, अब इस कार्यक्रम को यही विराम देते हुए मैं यही कामना करती हूँ कि हमारे प्यारे बच्चे इसी तरह नित नए रंग बिखेरते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं और ढेरों धन्यवाद के साथ मैं आपकी अपनी दीदी नेहा गोस्वामी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे नई उमंगों और नई कलियों की खुशबू के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, जुड़े रहिए मुकुल कार्यक्रम से। जय हिंद। जय हिंद।